अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्ब-ए-हाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, आज हमारे साथ ऑनलाइन महवे गुफ्तगू होंगे एक मरतबा फिर पूरे जोशो खरोश के साथ पाकिस्तानी सियासत में फ़ाल होने वाले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह मोहतरम जनाब शहबाज शरीफ साहब। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। वालेकुम अस्सलाम जुनैद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपकी मोहब्बत सर। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आज मैं पीडीएम के स्वात वाले जलसे के बाद बड़ी जज्बाती सी गुफ्तगू करना चाह रहा था, मगर बहुत दुखी अल्फाज के साथ मैं आगाज करना चाहता हूँ। शोबिस का सूरज डूब गया है। दिलीप कुमार साहब की डेथ हो गई है। मैं उनका बहुत बड़ा फैन था और मैंने जुनैद साहब अपनी जवानी में अपनी अवाइल उम्री में उनकी बहुत सी फिल्में देखी थी और बड़े बाकमाल फनकार थे वो। मैं उनको परफॉर्मिंग आर्ट का मियां नवाज शरीफ कहूँगा। वाह वाह वाह। मियाँ साहब, कभी कभी आप अपनी तकरीरों में उनको कॉपी करने की भी कोशिश करते थे। जी हाँ, चूँकि वो हमारे दिलों में बसते थे, इसलिए जब सियासी गुफ्तगू में भी कोई दुखी बात करनी होती है तो मेरे अंदर दिलीप कुमार आ जाता है। नहीं, वाकई वो बहुत बड़े फनकार थे। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। जुनैद साहब, वैसे ये मैं एक आपको बात बताता चलूं कि मेरे अंदर दुखी गुफ्तगू में अगर दिलीप कुमार आ जाता है तो कभी कभी मैं आवाम के दुखों और तकलीफों का एहसास करते हुए उनको खुश करने के लिए अपने अंदर उमर शरीफ या अमानुल्लाह भी ले आता हूँ। वो कैसे सर? मैंने देखें, आपने वो मेरी ताज़ा जुगत जो रिलीज हुई है वो मेरा ख्याल है वो नहीं सुनी आपने। वो जो मैंने कहा है कि असेंबली में वजीर आजम की कुर्सी ऐसे ही खाली रहती है जैसे गरीब की जेब। आपकी बड़ी मेहरबानी जुनैद साहब, आपने बड़ा भरपूर कहका लगाया है। ये चूंकि जुगत ही बैनुल अक़वामी है, मगर मैं यहाँ आपको ये ज़रूर नोट करवाना चाहता हूँ कि आपकी ये जो प्रोग्राम में हंसने वाली मशीन है, ये जो बच्ची बैठी हुई है, ये इसने इस जुगत पे भरपूर कहका नहीं लगाया। एक मिनट क्या लगा दे रही इतनी जबरदस्त। मैं आपको जुगत दोबारा सुनाता हूँ। शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया है कि असेंबली में इमरान खान की सीट उसी तरह खाली रहती है जैसे गरीब की जेब। हाँ, हंसना है, ऊंची है जो। हाँ, और ऊंची और ऊंची। ये तो जुनैद साहब आप जबरदस्ती हंसा रहे हैं। जुगत वो नहीं होती जो जबरदस्ती हंसाए। जुगत वो होती है जिसका कहका अंदर से निकलता है। तो ये बच्ची को मैं माजरत के साथ, ये अपने काम से मुखलिस नहीं है। नहीं मियां साहब, असल में इसके सर में दर्द हो रहा है, इसलिए इसकी तबीयत खराब है। तो यार ताड़ियां फिकियां जुगता थे वो हंस रही होती है। मेरी इंटरनेशनल जुगत होती तबीयत खराब हो गई, हद हो गई है। फिर आप रिकॉर्डिंग अपने शो की मौखर कर दें और पहले इसको पोन स्टोन खिलवाएं। मैं सही कह रहा हूँ। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं डॉक्टर इब्रार, उन्होंने मुझे सर दर्द के लिए पोन स्टोन बल्कि दो खिलाए से। आपने मेरी जुगत जाया करवा दी। मैं माफी चाहता हूँ। मुझे ये एहसास हुआ है कि ये आप यहाँ पे बड़े खुद गर्ज हो के ये शो करते हैं। आपको दूसरों की जुगत का एहसास ही नहीं है। नहीं, कोई बात नहीं सर, आपने जो ये लतीफा सुनाया, बात सुनाई है कि जैसे गरीब की जेब खाली होती है, सर हमें यकीन है कि गरीब की जेब आप ही भरेंगे।
कारी साहब, मैंने जुगत की है, आप उसे सीरियस बनाते जा रहे हैं। हजूर, आपने इतनी मुश्किल से जुगत की है, वो गरीब की जेब भर के आपकी जुगत जाया कर रहा है। मैं देखें, मैं जुनैद साहब इस बात को मानता हूं कि इंशाल्लाह गरीब की जेब हम ही भरेंगे, मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि इस जुगत को खुदारा पूरी दुनिया में फैलाया जाए, वायरल कर दें, वायरल। क्योंकि ये बहुत बड़ी जुगत मैंने कर दी है। और इससे इस हुकूमत को एहसास भी होगा कि ये जुगत जो है ये ब्लैक कॉमेडी है, इसके अंदर आंसू हैं, इसके कह के अंदर आंसू भी बहने चाहिए। जहाँ पे कह की आवाज निकले मुंह से तो आंख से आंसू भी निकलना चाहिए। वही दिलीप कुमार आ गया ना। जुनैद साहब, मैंने एक और बात भी की है जी, और वो मैंने पीडीएम के जलसे के अंदर लाखों लोगों की मौजूदगी में मैंने ये कहा है कि घबराओ और इनको भगाओ। ये जो वजीर आजम हर दूसरे दिन कह देते हैं घबराना नहीं, और खुद तकरीर करते हुए उनका मुंह घबराए हुए ऊंट की तरह हुआ होता है। वाह जी वाह। ये जुगत देखें जुनैद साहब। ये तो बिल्कुल ताजा है, नई है। जी हाय हाय जी मैं ये कहूंगा कि घबराओ और इनको भगाओ। देखे, जुगत भी, शायरी भी, सियासत भी, इसे कहते हैं शहबाज शरीफ। और जुनैद साहब, आपको ये भी बताता चलूं कि मियां नवाज शरीफ साहब ने, मेरे कायद ने, ये स्वात वाले जलसे की तकरीर के लिए मुझे लंदन से फोन करके दाद दी है। अच्छा। उन्होंने कहा है कि शहबाज क्या कहने। मैंने क्या पता नहीं, नवाज शरीफ साहब ने आपको 2 जुगते लिख के दी हैं, जैसे कहते हैं ना फलां ने मुझे तकरीर के लिए 2 शेर लिख के दिए हैं, तो शायद नवाज शरीफ साहब ने आपको 2 जुगते लिख के दिए हैं। नहीं जुनैद साहब, हम बेशक हमारे कायद मियां नवाज शरीफ हैं, हम उन्हीं के कहने पे चलते हैं, मगर हमारी जिंदगी का ये असूल है कि जुगत अपनी अपनी। मैं किसी और की जुगत करने को मैं नाकामी समझता हूँ। अच्छा मियां साहब, ये खबरों में आ रहा है कि जो आर्मी चीफ ने और आईएसआई चीफ ने पॉलिटिशियंस को ब्रीफिंग दी है, उस ब्रीफिंग के दौरान आप सारा वक्त जो है वो आर्मी चीफ की खुशनुदी हासिल करने की कोशिश करते रहे, आगे पीछे होते रहे, उनको बोतल पेश करते रहे। क्या ये बात दुरुस्त है? ते जुनैद साहब, बाकी केड़े उत्थे उन्होंने घूरियां पाण डे सन, उत्थे और करना की सी, मैनू ये ते दसो। आप तो माशाल्लाह बड़े सीनियर सहाफी हैं, आपको तो पता होना चाहिए यार ये क्या कर रहे हैं आप। तो मेरा मतलब है कि मैं तो दिल से बात कर रहा था। देखें, ये जो आप खुशनुदी हासिल करने वाली बात कर रहे हैं, वो हमने करनी होती, अगर खुशनुदी हासिल करनी होती तो हम ये सबको महसूस होता। तो जो आप उधर मीटिंग की बात कर रहे हैं वो मैं माफी चाहता हूँ, आप मेरे अकेले को ये ब्लेम दे रहे हैं। आई एम सॉरी। ये क्या बात कर रहे हैं आप? ये साहब, ये मैं नहीं कह रहा, पीटीआई के लीडर्स ये बात कर रहे हैं। देखिए, मैं पीटीआई वालों का भी एहतराम करता हूँ। हम प्यार मोहब्बत और इज्जत करने वाले लोग हैं, मगर मैं पीटीआई वालों को इतना जरूर कहूंगा, वो क्या डॉक्टर फकीर मोहम्मद फकीर साहब का शेर है, ठहर फकीरा कालिया फोली ऐब किसे दे फेर, पहले अपनी वो क्या होता है, वो पहले अपने बेड
बेड नहीं यार, नहीं सर, बेड नहीं। नहीं नहीं, वो बेड, वो बेड। अपने वो जिसके ऊपर, हाँ, सोफे पहले। सर सोफा भी नहीं है। सोफा भी नहीं, वो सोफा कम बेड, वो वाला। हजूरे वाला अपनी मंजी हेठा। हाँ, मैं माफी चाहता हूँ। ठहर फकीरा का लिया फोली ऐप किसे दे, फिर पहले अपनी मंजी हेठा जरा वो सोटी स्टिक, वो क्या, नहीं यार, वो डांग फेर, डांग पहले, नहीं, वो पहले अपनी मंजी हेठा जरा डगोरी फेर। डगोरी फेर। मियां साहब आपका शेर मुकम्मल हुआ है, इस खुशी में दुआए खैर रख लें। शेर मुकम्मल हुआ है, फौत नहीं हुआ। मैं भी यही कहने लगा था, अल्लाह करे शेर मुक जाए, नहीं तो ब्रेक लानी पैनी। मैं देखें, हमारा दिल गरीबों की मोहब्बत और उनकी तड़प से बड़ा दुखी है। अच्छा मियां साहब, मेरा अगला सवाल ये है कि वो जो आपने फरमाया था कि पाँव पकड़ लूंगा, तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो आपके बड़े दरीना साथी हैं, उन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ साहब को ये बात सरेआम नहीं करनी चाहिए थी, और बाद में उन्होंने गालिबन आपसे माफी भी मांग ली है इस बात पे। ये क्या मामला है? देखें, मैं अपना वो जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, वो हमारे बड़े मोहतरम और बड़े साफ सुथरे लीडर हैं। मगर मैं ये क्या कहूँ कि जेड़े बंदे दी अपनी शेप वधी रहंदी हो की गल करदा है पे। मियां साहब, अब्बासी साहब जैसे बंदे का जब भी देखेंगे ना, एक पांचा शलवार का ऊपर और एक नीचे होगा। ये जिंदगी इसी ऊंच नीच का नाम है। जिंदगी भी और सियासत भी मियां साहब। जी हाँ। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। यारों, जुगत पे हंसना है। यार बहुत गर्मी है भाई, ओए होए 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 होए। और ये सुनते हैं रोजाना ही कि बारिश होने वाली है। बाकी हर दूसरे तीसरे दिन सुनते हैं। बस प्री मॉनसून आई के आई और उसके बाद मॉनसून, पता नहीं रास्ते में कहीं रुक गई है, उसका टायर पंक्चर हो गया है, मॉनसून का कहाँ रह गई है यार। ये जितनी भी फोरकास्ट हैं ये महकमा मौसमियात वालों की, वो सारी इंज फेल हुई हैं जिवें नौमी नहीं साडे शो दा फेल हुंदा। अच्छा, पहले जो आज सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, पूरी दुनिया में तेजी से क्लाइमेट चेंज आ रही है ना, इसने तो पूरी दुनिया को पलटा के रख दिया। बिल्कुल सही है। और ये फोरकास्ट को भी उल्टा दिया है। हाँ जी। पहले ये होता था कि जो 15-20 दिन बाद की फोरकास्ट थी वो तो गलत साबित होती थी, लेकिन जो 2-3 दिन या एक हफ्ते की जो फोरकास्ट थी, पेश गोई थी मौसम के बारे में, वो अक्सर व बेशतर 90% जो थी वो दुरुस्त साबित होती थी। वो भी नहीं हो रही है अब यार। अजीबो गरीब ही हालात है। तुम देखो पाकिस्तान में पता है क्या हो रहा है, ये जून में जो औसत जो टेम्परेचर था ये 44 के लगभग था, ये 45 हो गया। ये 1 डिग्री, हम समझते हैं कि 1 डिग्री से क्या फर्क पड़ता है। अगर औसत जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री राइज कर जाए ना, तो इसका मतलब है कि आपका सारा निजाम जिंदगी तलपट होकर रह गया, कई चीजें मुतासर हो गई। अच्छा, हमारे यहाँ तो चलो 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ना वो बड़ा है ना। इस वक्त जो वाशिंगटन, जो स्टेट ऑफ वाशिंगटन है, उसका एक शहर है सियाटल, आपने नाम सुना होगा। वहां तो अजीबो गरीब ही मामला हो गए सियाटल में। पता है क्या हुआ है? क्या जी? वहां पे औसत जो टेम्परेचर था पिछले सालों में, मैक्सिमम भी कह लो या औसत कह लो, वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड था। अच्छा, 24 डिग्री सेंटीग्रेड। अब पता क्या हो गया? अब क्या जी? 48। पाकिस्तान में तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बड़ा है ना, सियाटल में 20 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया। तो क्यों उधर को पट्टियां लगा ली हैं? देखो, इसलिए तो जो माहिरीन आज से 20, 25, 30 साल पहले हमें बता रहे थे, हम कह रहे थे पता नहीं बकवास कर रहे हैं या अपना कोई धंधा चमका रहे हैं। 1 मिनट आशान, जरा गौरी पे कैमरा मारना। क्यों? टू मच कहना है उसने। टू मच। बस यहां से टेम्परेचर का, हिद्दत का, सेक का अंदाजा लगा लो कि अगर गौरी साहब कह रहे हैं टू मच, तो वो कितना मच होगा।
वो मच होगा। वो पंजाबी में नहीं कहते मच वाले हैं। अरे इतना ज्यादा दर्जा हरारत बढ़ गया। अच्छा, वहां पे अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा हो गई वाकई। देखो ना, जहाँ पे अचानक दर्जा हरारत 24 से 48 पहुंच डबल हो गया ना सर। हाँ, अब वहां पे घरों में एसी नहीं था। सर कॉन्सेप्ट ही नहीं था। वो कैमरा लगाएंगे, कैमरा कॉन्सेप्ट कहना था मैं। लगा रहे हैं और यार कैमरा मारो यार, दोबारा कह लोगे ना। सर कॉन्सेप्ट ही नहीं था। कॉन्सेप्ट ही नहीं था जनाब। अब वहां पे एसी का जो कॉन्सेप्ट आया है, तो एसी नहीं है। वहां किसी दुकान पे 2 एसी पड़े हुए थे इत्तेफाक से। अच्छा। और लेने वाले सैकड़ों हैं, बाहर लाइनें लग गई हैं। अब वहां पे हुकूमत ने बड़े बड़े हॉल्स में एयर कंडीशनर्स लगवा दिए कि यार यहाँ पे बिस्तर डाल के, जैसे हमारे यहाँ नहीं पनाह गाहें बनी हुई, उन्होंने कहा जी इत्थे ही पै जाओ थोड़ी देर बाद। अमेरिका में 370 से ज्यादा लोग अपनी जान से चले गए सिर्फ गर्मी के हाथों। जी हाँ, कनाडा में कोई 150 के करीब बंदा मर गया। कनाडा इतनी तो अल्लाह शदीद माफ गर्मी। करे। देखो, वो हाजी वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह दुनिया से चले गए हैं। वो कोई आखिरी 7, 8, 10 साल अपनी उम्र के यही कहते जाते थे कि माफी मांगे खुदा से, अल्लाह पाक से माफी मांगे। ये अब साइंस और टेक्नोलॉजी और ये सारा कुछ पढ़ने लिखने वाले जो लोग हैं ना जी, जो ज्यादा पढ़ के इन बातों पे अब बिलीव नहीं करते, मगर मेरा ईमान है कि वाकई अल्लाह से माफी मांगे, अल्लाह से माफी। पता है प्रॉब्लम क्या हो रही है? कुछ अर्सा पहले तक हम लोग जो थे वो किसी हद तक गर्मी बर्दाश्त करने के आदी भी थे। मतलब एक अंदाजा ये है कि दुनिया भर में कमोबेश 30 से 35% लोगों के पास किसी न किसी अंदाज में एयर कंडीशनर की सहूलत मौजूद है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि गालिबन 2050 तक 60% लोगों तक ये सहूलत पहुंच जाएगी। लेकिन जो हम एसी के आदी होते जा रहे हैं, गर्मी बर्दाश्त करने की कुव्वत खत्म होती जा रही है। जाहिर है कि आपका जिस्म जो है वो आदी होता चला जा रहा है, और ये अब साइंस भी इस बात की तस्दीक कर रही है। और ये नहीं कहा जा सकता कि एसी कोई हमारे लिए मुसीबत बन गए। सच्ची बात तो ये है कि एसी इस वक्त बहुत बड़ी नेमत है। बिल्कुल सही। एसी का काम सिर्फ ये नहीं है कि हमें जो है वो आरामदेह लम्हात मुहैया कर देता है तो हम कहें जी गर्मी से बचत हो जाती है। इस वक्त अगर पूरी दुनिया में एसी ना होता ना जी, तो जो जान बचाने वाली या दीगर अद्वियात हैं 80% से ज्यादा या तो वो बनती ना, या वो अगर बन जाती तो वो खराब हो जाती। तो एसी के और बहुत से फायदे हैं। बहुत फायदे हैं। और फिर ये बात वाकई ठीक है कि फिर जब एसी की आदत पड़ जाए ना जी, उसके बाद ये थैला मुझे बता रहा था कि जब मैं मुल्तान होता था, मुल्तान जैसा गर्म कहता उधर 24 घंटे खोती रेडी सड़कों पे चलानी, ना धुप लगनी ना एहसास होना, फर्स्ट क्लास खोता भी खुल के दौड़ता सी। असि भी उत्ते लुड़ियां पा रहे होंगे सन। जब से लाहौर आया हूँ आके अल्लाह ने मेहरबानी की है, एसी उसी लगवाया तो कहता है अब अंदर से निकल के गाड़ी में बैठना मुश्किल हुआ। यार इसके मुल्तान के थोड़े ही फासले पे बहावलपुर में अब्बासियों का नूर महल आपने देखा होगा। वहां पे ठंडक पहुंचाने का जो पुराना तरीका है वो क्या था? कितने कितने मुश्किल तरीकों से इंसान गुजर कर एसी की मंजिल तक पहुंचा है। अच्छा। पुराने वक्तों में जो रऊसा थे, बड़े बड़े जो अमीर लोग थे, वो अपने आप को, अपने घरों को ठंडा रखने के लिए ये तरीका इस्तेमाल करते थे कि अपने घरों की बेसमेंट जो है वो पूरी पानी से भर देते थे। यानी तालाब में अपना घर बनाते थे, दूसरे लफ्जों में ये समझ लो। और उस बेसमेंट की जो खिड़कियां होती थी उनमें हवा आती थी, उसमें सर्कुलेट करती थी पानी में, फिर वो ऊपर उठती थी। ऊपर जो कमरे होते थे उनके फर्श में सुराख होते थे जिनको जाली से ढका जाता था। वो फिर ठंडी हवा ऊपर आती थी और वो ठंडक स्टीम लेते थे। स्टीम, एक तरह से स्टीम तो गर्म होती है ना, ठंडी स्टीम लेते थे। अच्छा यार, बाकी सीरियस बातें तो होती रहेंगी। ये बताओ कि हमारे यहाँ जो खान साहब होते हैं, मौसीकी से जो वाबस्ता खान साहब हजरात है, कहा जाता है कि इनको सर्दी बहुत लगती है। ये बात बनी हुई है या वाकई सर्दी लगती है? एहसास होते हैं ना जी। आर्टिस्ट आदमी जो है, जो इतने बारीक काम, मौसीकी बड़ा बारीक काम,
तो ये बारीक काम करने वाले लोग जो हैं, इनकी जो हिस्स होती है महसूस करने की, अच्छा। हाँ जी। वो बड़ी शार्प हो जाती है। नहीं तो ये जो जरी का काम करते हैं इनको फिर क्यों नहीं नहीं, करते? नहीं, ये भी बड़ा बारीक काम नहीं, करते वो हैं। और काम है, ये और काम है, ये सोच विचार का काम है। अच्छा। एक खान साहब बेचारे फौत हो गए ना, तो उनका बेटा अमेरिका था। अच्छा। तो उसने कहा अभी दफनाना ना, मैं 3 दिन हाँ, में मैं आ जाऊंगा, अपने अब्बू का आखिरी दीदार कर लूंगा। जी जी। तो फैमिली वालों ने ना जी फिर कहा कि खान साहब को फिर मेयो अस्पताल कोल्ड स्टोर में रखवा दे। हाँ, मुर्दा उधर खाने रखवा में। के आ हाँ, गए। शाम को खान साहब घर आ गए। आगे फैमिली से लड़ पड़े। उन्होंने कहा कि गल सुनो, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰੇ ਫਲਾਈਟ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਠੰਡ 'ਚ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾਇਓ ਕੋ ਨਾਲ ਰਜ਼ਾਈ ਦੇ ਛੱਡ ਦੇ। नाज़रीन, यहाँ पे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, आज एक मरतबा फिर आपको सुनवाते हैं नोमी की प्यारी प्यारी और उसके अब्बू की तपी तपी बातें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अब क्या मसला हो गया है जी, बताएं। बेटा क्या बताऊं, वही एग्जाम का स्यापा पड़ा हुआ है। छापा क्या पड़ा हुआ है एग्जाम का? मैंने तो बात ही नहीं की। मैं तो इनको सिर्फ इतना कह रहा हूँ अंकल कि कराची शिफ्ट हो जाती हैं। क्यों कराची? ओ अच्छा, ओए 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 ओए, पता क्यों कह रहे हैं कराची शिफ्ट हो जाते हैं? क्यों सर? वो जो कराची में इम्तिहानात में नकल की वो नहीं खबरें आ रही हैं हाँ जी, आजकल, हाँ जी, वीडियोस हाँ आ जी। रही है कि सरेआम नकल हो रही है, धड़ाधड़ नकल हो रही है, उसकी वजह से कह रहे हैं। अच्छा। नहीं नहीं जुनैद अंकल, मैं तो हॉक्सबे की वजह से कह रहा हूँ। और उसमें तो साल से वहीं पे है। समंदर के किनारे बहुत मजा आता है टहलने का। वहां तालीम का छठा लगना तुझे। पापा बात सुना करें प्लीज, बच्चों की भी सुननी चाहिए। जरूरी नहीं होता कि आपके पेरेंट्स के अपने डिसीजन ही ठीक हो। अब तो आंटी क्या कहती हैं, आंटी शगुफ्ता क्या कहती हैं? वो कहती है ना कि बच्चों के डिसीजन अब हमसे बेहतर होते हैं। मैं तो कह रहा हूं कि या हम कराची शिफ्ट हो जाएं या फिर दुआ करें पंजाब में भी जरदारी अंकल की हुकूमत हो। बात जुनैद अंकल नकल की नहीं है, बात कोऑपरेट करने की है। यहाँ ना घर में पेरेंट्स कोऑपरेट करते हैं, ना एग्जामिनेशन हॉल में इन्विजिलेटर कोऑपरेट करते हैं, ना शफकत अंकल कोऑपरेट कर रहे हैं। क्या कोऑपरेट करें? तुम्हें बूटियां दें, फर्रे दें, क्या कोऑपरेट करें? अंकल मैं कब कह रहा हूँ आप बूटियां फर्रे दें? हाँ, जो हम खुद लेके आते हैं वो तो यूज करने दें। अगर थोड़ी सी रत्ती बराबर शर्म कर लो। तुम क्या रहे हो? तुम कह रहे हो हमें नकल करने दी जाए। विद एक्सक्यूज, हमारे यहाँ किसी को भी नहीं शर्म आ रही। कराची में देखे कोऑपरेट कर रहे हैं ना बच्चों के साथ। ओ यार खुदा का खौफ करो, ये वाकयात तो पूरे मुल्क में पेश आते हैं, लेकिन कोई भी ज़ीशऊर इंसान जो है इसकी हिमायत तो नहीं कर हाँ सकता, जी। डट के इसकी मुखालफत करता है। बिल्कुल। जुनैद अंकल कोरोना की वजह से ये करने पड़ रहे हैं ना और हरकतें। मैं कब कह रहा हूँ ये अच्छी चीज है, मगर कोरोना आ गया ना, सारा दिन घर में बंद रहना कोई अच्छी चीज होती थी, मगर अच्छी कोरोना चीज है। की वजह से बंद रहे हैं ना लोग। किसी से हाथ ना मिलाना को अच्छी चीज होती थी, कोरोना की वजह से नहीं ना हाथ मिला रहे लोग। एक दूसरे से ईद वाले दिन भी गले ना मिलना कितनी बुरी बात होती थी, मगर कोरोना की वजह से हमने ऐसा किया है ना। तो कोरोना की वजह से अगर हमने इतनी गलत हरकतें की हैं तो फिर कोरोना की वजह से नकल नहीं हो सकती। और वैसे भी अंकल ये जो बूटी चलाना है ये गलत हरकत नहीं है। क्यों गलत हरकत नहीं है? क्यों नकल नहीं है? जो वो बूटी या फरा बनता है वो भी तो स्टूडेंट बेचारा मेहनत से ही बनाता है। यार कितना ढीठ आदमी है यार। देखें तो सही, बूटी बनाना को आसान काम तो नहीं होता। पेपर के इतने से टोटे के ऊपर पूरे एक वर्के की समरी लिखना कोई आसान काम है? नोमी, नकल करके कामयाब नहीं हो सकता इंसान। देखिए मुझे लोगों ने कहा कि सर आपकी शक्ल जो है इजहार काजी से मिलती है, आप कॉपी करें। मैंने नहीं की। मैंने नहीं की। ये एक असूल पसंद इंसान की जिंदगी। सर आप नकल को छोड़ें, मुझे उस बंदे से मिलवाएं जिसने कहा था कि आपकी शक्ल इजहार काजी से मिले। मैं कहाँ ढूंढता फिर उस बंदे को? हजूम में से किसी ने कहा था।
सर वैसे उस पूरे हजूम को आग लगा देनी चाहिए। ये हजूम में कत्ल भी हो जाता है, वो नहीं हुआ। देखें ये स्टूडेंट वाली बातें देखें। सर ये आपकी तरबियत ही बोल रही है ना, क्या तरबियत की आपने इसकी? मैं क्या करूं, देखें इस बच्चे के लिए ये बाल काले करता हूं मैं, वरना मुझे कोई शौक नहीं है। मैं कहता हूं इसका मुस्तकबिल कहीं ना कहीं यानी रोशन हो जाए। लेकिन आप वो देखें नकल के लिए कराची जाने की जिद कर रहा है वो अपने डैड को भी परेशान कर रहा है कि हॉक्स बे पे जाना है। आपको पता समंदर, समंदर का तो कोई किनारे नहीं होता, हाय। कोई नहीं होता समंदर का किनारा। ये देखें जरा, मुनीर न्याजी बन रहे हैं, हालांकि वो इतने प्यारे थे। तो मैं प्यारा नहीं हूं? 2-3 दफा हाँ की है, पास तो आप करते नहीं है। हॉक्स बे की बात हो रही थी। जुनैद साहब आप तो हर बात को जानते हैं, आपको पता है कि हॉक्स बे में हर साल लोग डूबते हैं। हाँ बिल्कुल, एक एक फैमिली के कितने लोग डूब जाते हैं। बहुत हादसा होते हैं। और ये इतना लकी मैन है, ये हॉक्स बे पे जाता है, समंदर में जाता है, इसको समंदर में भी इतना इतना पानी है। अच्छा इसकी हाइट तो देखें, समंदर में भी इतना इतना पानी होता है। मैंने सुना है ये समंदर में खड़ा होके भी आराम से तरबूज खा रहा होता है। तरबूज को समंदर में नहीं, नहर में ठंडा करते हैं, समंदर में नमकीन पानी होता है। छोड़ो समंदर और नहर को, खुदा के लिए ये जो तुम लोग बच्चे ये तर्ज अमल अपनाए हुए हो ना कि नकल की इजाजत दी जाए बुरी हमें, बात। या इनडायरेक्टली आप ये कहने की कोशिश करते हो, थोड़ी सी शर्म कर लो। अरे अंकल शर्म किस बात की कर रहे हैं कि इंसाफ तो हो नहीं रहा। मेरी खाला का बेटा है, उसके साथ मेरा कंपटीशन बनाया हुआ है इन लोगों ने, अजीम के साथ। अब अजीम जो है वो तो कहते हैं जी कौन पहले मैट्रिक करेगा, तो अजीम ने कर लिया उस वक्त जब एग्जाम ही नहीं हुए। अच्छा। जब कंपटीशन शुरू हो जाते हैं खानदान में तो फिर पेरेंट्स भी बच्चों का साथ देते हैं। 50 दफा कहा है कि वहां जो इन्विजिलेटर है वो उनको 25 से 25,000 रुपया दे के लड़कों ने पेपर किए हैं, तो मुझे 500 दे के कहते हैं जाओ। मैंने कहा वहां पे इन्विजिलेटर खड़ा होता है, ट्रैफिक वार्डन नहीं खड़ा होता। यार तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? उन्होंने जब इजहार काजी से शक्ल मिलाई है उस वक्त आपने नहीं कुछ कहा। यार वैसे ना मैंने इससे पहले कभी गौर नहीं किया, लेकिन थोड़ी सी शबाहत आपकी इजहार काजी से है वैसे है। अरे जुनैद साहब मैंने तो लाफ्टर के लिए कहा था। नाज़रीन मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम ना होंगे, अफसोस हम ना होंगे। बर्रे सगीर में शोबिस का सूरज डूब गया है। दिलीप कुमार साहब इंतकाल कर गए। मैं कहता हूं जी कि ऐसा फनकार और ऐसा शख्स, एक मुकम्मल पैकेज पूरी दुनिया में मेरा ख्याल है कोई दूसरा नजर नहीं आता। बर्रे सगीर में तो खैर सारे ही उनके मुरीदैन थे, जितने भी शोबिस के लोग हैं वो उनको बाकायदा पीरों की तरह उनसे प्यार करते थे, एहतराम करते थे। मगर मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में ही, हॉलीवुड में भी ऐसा शख्स नहीं है कोई। मैं अक्सर ये फिक्रा कहता हूं कि दिलीप कुमार ने सारी जिंदगी दिलीप कुमार की हिफाजत की है। वाह रे वाह। कभी 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 एक लफ्ज, एक डायलॉग, एक सीन, एक फिल्म और निजी जिंदगी में कभी कोई एक हरकत, कभी कोई एक जुमला, कभी किसी इंटरव्यू में कोई बात ऐसी नहीं कही जिससे उनकी तरफ उंगली उठती। बड़ा नाप तोल के उन्होंने अपना सफर तय किया है। वाह वाह वाह। और मेरा ख्याल है कि यहाँ जो शोबिस की दुनिया में जो पिच है, इस पिच के वो ओपनर माने जाते हैं। उनसे पहले भी लोग थे, मगर हमारे यहाँ यही तस्वुर किया जाता है कि सबसे पहला खिलाड़ी जो था शोबिस की दुनिया का वो दिलीप कुमार ही थे। बिल्कुल। क्या बात है। और पूरी एक लंबी इनिंग्स खेली है, एक बॉल भी ऐसा नहीं हिट किया, एक शॉट ऐसी नहीं खेली जो कि गलत हो। आया टेक्निकल भी और वैसे भी वाह जी वाह। एक शॉट गलत नहीं खेली। बड़ा ही खूबसूरत फनकार। मेरा ख्याल है कोई 6 दहाइयों पे मुहित अपने फिल्मी कैरियर में सिर्फ
63 फिल्में की हैं। इंडियन सिनेमा में अदाकारी के फन को एक मानवीयत दी है और उनका हर किरदार संगेमील की हैसियत रखता है। वाह। बेशक गंगा जमुना का वो देहाती हो या फिर मुगल आजम का शहजादा सलीम हो, वाह। हकीकत में डूब के अदाकारी करते थे। एक एक जुमले पे, एक एक डायलॉग पे इतनी मेहनत करते थे कि दूसरे कई फनकार पूरी फिल्म में उतनी मेहनत नहीं करते। हाय। ये कई किस्से उनके मशहूर हैं कि किसी सीन पे वो बैठ के डिस्कस करना शुरू हो गए हैं कि भाई ये सीन तो नहीं ठीक हम कर रहे, जी। और कई कई दिन वो शूटिंग रुकी रही है जब तक वो मुतमईन नहीं हुए या दूसरे सारे जो हैं वो सेटिस्फाइड नहीं हुए, उन्होंने सीन नहीं करवाया। इसकी बेशुमार मिसालें मौजूद हैं। वो जो पारो मेरी माँ मर गई, वो तो बड़ा किस्सा मशहूर है कि वो बड़ा लंबा लिखा हुआ था सीन, राइटर ने बड़ा लंबा सीन लिखा हुआ था, मगर उन्होंने कहा कि यार इसकी सारे की जरूरत नहीं है, मुझे इसी से खेल ले तो पारो मेरी माँ मर गई। हाय। और फिर जिद करके वो एक जुमला ही बार बार कहा और उसकी वेरिएशन जो है वो हर दफा इस तरह चेंज की कि वो सारा सीन जो राइटर लिख के लाया था जी। वो उन्होंने बयान कर दिया। यही तो फनकार का काम है। हाँ जी, हाँ जी। मजेदार। और बताया जी जाता है कि वो जो राइटर थे उस फिल्म के, वो गुस्से में देखने गए फिल्म, और फिल्म देखने के बाद, चूंकि वो बहुत बड़े वो भी राइटर हैं, मुझे इस वक्त उनका नाम नहीं जहन में आ रहा, माइंड किया उन्होंने इस बात को और वो दोबारा सेट पे नहीं गए, मगर फिल्म जब लगी तो उन्होंने वो फिल्म देखी और उसके बाद सिनेमा से वो सीधा दिलीप साहब के घर गए अच्छा। और जाके उनसे सॉरी की और कहा कि आप ठीक थे। अच्छा, हर चीज में वो गुम होने के लिए बाकायदा उसकी रिहर्सल करते थे। फिल्म नया दौर की शूटिंग के लिए उन्होंने कोच वान से बाकायदा ट्रेनिंग ली। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। फिल्म कोहे नूर में एक गीत में उन्होंने सितार बजाना था, हाँ। तो वो उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान साहब से सितार की इतनी देर ट्रेनिंग ली, हाथ जख्मी कर बैठे तारों से, हाय। मगर उन्होंने कहा कि मैं ये जब तक सीखूंगा नहीं, मेरी उंगलियां अगर ठीक नहीं मूव करेंगी सीन में, तो मैं जाली लगूंगा भाई, मुझे हकीकत में डूबना है। हालांकि सितार जो है जो बजाया होगा उसकी आवाज तो नहीं सुनाई दी होगी ना फिल्म में। हाँ। जी जी, मगर वो जो उन्होंने एक्शन करना किया है उसके लिए वो उन्होंने प्रॉपर होना चाहिए। उन्होंने अपनी उंगलियां जख्मी करवा जी दी। जी जी। फिर अमिताभ बच्चन एक इंटरव्यू में कहते हैं कि जब वो इलाहाबाद में जेरे तालीम थे तो उन्होंने फिल्म गंगा जमुना बार बार इसलिए देखी कि ये एक पठान आदमी, उत्तर प्रदेश से दूर तक कोई राबता नहीं, तो वहां की बोली इस कदर कमाल अंदाज में ये कैसे बोल रहा है। जी। वाह। भाई पठान थे और उत्तर प्रदेश की जो टेम्पो थी, वहां का लबो लहजा जी जी। ऐसा बोला है कि वो उत्तर प्रदेश के ही लग रहे हैं। अच्छा, इंसानियत के हवाले से मैं तो गवाह हूं इस बात का। मैं जब उनसे मिलने गया, जी जी। मैं और ताहिर सरवर मीर, मेरा दोस्त, और रफाकत खान साहब, नजाकत साहब के बेटे, हम तीनों गए तो मैंने उनको देखा, यार धोती कुर्ता पहना हुआ है और पंजाबी बोल रहे हैं हमारे साथ, और वो इस कदर खुलूस, इस कदर मोहब्बत, और वो जो कहते हैं ना जी कि बड़ा आदमी वो होता है जिसके पास बैठ के कोई अपने आप को छोटा महसूस ना करे। हाँ जी। वो वाला सही बड़ा आदमी दिलीप कुमार देखा है मैंने, वाह। कि मुझे जाते ही कहते हैं, ऐसे हाथ पकड़ के मेरा कहते हैं, ओए इतनी देर ना लाया है। अच्छा, मैं वाकई बुखला गया। मैंने कहा ये क्या इन्होंने कहा है। वो बाद में कहीं डिस्कशन के दौरान ये पता चला कि इन्होंने कहीं वो काजल घर एक मेरा सीरियल पीटीवी पे चला था जिसमें मैंने अंधे चौधरी का रोल किया, वो उनके भाइयों ने बताया कि वो उन्होंने देखा था, काजल घर थोड़ा सा देखा था, और वो जहन में बिठाया, यार क्या जरूरत थी उनको मेरे जैसे एक मस्कीन को ये कहने की। हौसला अफजाई। हौसला अफजाई, क्या बात है। इतना बड़ा बंदा, इतना बड़ा इंसान, इतना खूबसूरत इंसान, और फिर इतने नॉलेज वाले। आप उनका कोई इंटरव्यू सुने, कोई गुफ्तगू सुने, तो ऐसे लगता है कि ये कोई दानिश्वर या कोई बहुत बड़ा मौल्लम बात कर रहा है। आप देखें ना जी कि उनकी लाइब्रेरी के मुतालिक कहा जाता है कि वो बम्बे की बड़ी लाइब्रेरियों में उनका शुमार होता था, उनकी लाइब्रेरी का। इतनी कुतब थी उनके पास और किताब बीनी के इतने वो अपना शौकीन थे
कि वो हर वक्त किताब पढ़ते थे और इल्म हासिल करते थे। फिर वो उनके अंदर से बोलता था। मोइन अख्तर साहब मरहूम, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, ये दोनों ही एक दूसरे के बड़े फैन थे, दोनों ही। दलीप साहब भी उनके बहुत फैन थे। अपने अक्सर जो शोज उनके दलीप साहब के होते थे पूरी दुनिया में, जी, तो कंपेयरिंग के लिए वो मोइन साहब का कहते थे कि उनको बुला लें। तो मोइन साहब के साथ उनकी जो गुफ्तगू और उनका इंटरव्यू वो ऐसा मजे का होता था, ओए होए होए। और मोइन साहब ने भी उनसे बड़ी बड़ी प्यारी बातें पूछी हुई हैं, बड़ी बड़ी खूबसूरत उनकी जिंदगी के पहलू जो है ना वो सामने लेके आए, बड़े बड़े प्यारे। जब उनके घर में मैं उनके पास मिलने के लिए गया, जो मेरा एक जिंदगी का ख्वाब था, उनकी बेगम को जैसे उनसे प्यार करते हुए देखा, मैंने सोचा यार ये बड़ा ही मोहब्बत से भरा हुआ आदमी है कि बेगम इस उम्र में भी किस तरह उनको एक बच्चा सा ट्रीट कर रही हैं। उनका मुंह भी साफ किया, उनको चाय दी, उनके साथ गुफ्तगू करते हुए ऐसा अंदाज जैसे कोई माँ नहीं अपने बच्चे को संभाल रही होती या बता रही होती, उस अंदाज से वो अपने खामद को ट्रीट कर रही थी। तो ये बड़े लोगों की निशानियां होती हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। कभी भी वो कभी भी मतलब ये तो एक आम हम कहते हैं फिक्रा, मगर ये सच्ची बात है कि शोबिस की दुनिया में उनको कभी भी नहीं भुलाया जा सकेगा। वो हमेशा मिसाल के तौर पे सामने रहेंगे। बिल्कुल। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल और आज की छोटी सी बात। ये असल अमारत ये है कि आप इतने कीमती हो जाएं कि कोई आपको कभी खरीद ना सके। वाह वाह, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।